हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज योर एक छोटा सा और इजी सा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट्स। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट्स, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने अकाउंट्स किस तरीके से बनाती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाती है। अब बात ये आती है, सर हमने कंपनी अकाउंट्स में शेड्यूल 3 देख लिया। शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें पता लग गया कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनते हैं। तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग से स्टडी करने की जरूरत है? जैसे हमने पीछे इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी देखा था, वहां पर तो फॉर्मेट ही अलग थे, इसलिए हमें वो स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के भी फॉर्मेट्स अलग है? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अगर मैं फॉर्मेट्स की बात करूं तो फॉर्मेट सर सेम है। फॉर्मेट की अगर बात करी जाए तो फॉर्मेट सेम है। जो शेड्यूल 3 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे वही शेड्यूल 3 इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी लगेगा। देन सर ये अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसको अलग से पढ़ाने का कारण है सबसे बड़ा कारण क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी एक नेसेसिटी है। आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी एक नेसेसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी को के ऊपर गवर्नमेंट की बड़ी कड़ी नजर होती है। किस टाइप से कड़ी नजर होती है? एक तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बंद हो गया तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है पूरा, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अनड्यू एडवांटेज ना चार्ज कर पाए। ठीक, लोगों से मतलब एक फेयर प्राइसेस चार्ज करे, एक फेयर टैरिफ चार्ज करे। इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बना रखी है। उन रेगुलेशंस को हमें स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अपने अकाउंट्स के ऊपर चीजों को प्रेजेंट करने के ऊपर या चीजों को दिखाने के ऊपर कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये कमीशन बना रही है जिसकी रेगुलेशंस को इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज फॉलो करके चलती है, अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक। सर इस रेगुलेशंस में क्या क्या आएगा? रेगुलेशन में कई सारी चीजें हैं, लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर रेगुलेशन है, और सर्विस लाइन चार्जेस को लेकर रेगुलेशन है, डेप्रिसिएशन को लेकर रेगुलेशन है, फिक्स एसेट्स को लेकर रेगुलेशन है, रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर रेगुलेशन है, डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर रेगुलेशन है, एडवांसेस के ऊपर रेगुलेशन है, लोन्स के ऊपर रेगुलेशन है। तो देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशन व्हिच यू नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन 129 की, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 129 याद करूं। 129 में लिखा था कि हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसके हिसाब से बनाने हैं, अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक एक्ट फॉर एनी कंपनी व्हिच प्रिस्क्राइब्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट है, किसी कंपनी के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट लग रहा है और उस स्पेसिफिक एक्ट में उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रखे हैं, तो वो फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर एक एक्ट लगता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर सर सारी बातें लिखी हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट नहीं गिवन। दैट मींस कि सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्पेसिफिक एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट गिवन ही नहीं है। ठीक। तो इस वजह से हमें शेड्यूल 3 तो पता होना ही चाहिए, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन हमें कुछ रेगुलेशन जरूर स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की, तो ये रिप्लेस करता है 3 एक्ट को। 3 पुराने पुराने एक्ट है उनको इसने खत्म किया। कौन कौन से 3 एक्ट थे, सिर्फ नाम आप देख लेना। एक है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, एक है द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, एक है द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998। ये 3 एक्ट है। ये 3 एक्ट है जिसको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने रिप्लेस कर दिया। मतलब आज के टाइम में 2003 के बाद से ये एक्ट का रेलेवेंस खत्म हो गया। सिर्फ एक ही एक्ट फॉलो किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज काम करके चलती हैं। अगर मैं बात करूं इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का या इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का मेन फोकस क्या रहता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का मेन फोकस है 3 चीजों के ऊपर। फोकस है 3 चीजों के ऊपर: जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको ट्रांसमीटर्स में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और उन ट्रांसमीटर्स के थ्रू उनको अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है सर, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक भाई, आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, मतलब गांव वाले एरिया में कई सारे बड़े बड़े, मतलब जो बहुत बड़े एरियाज होते हैं वहां पर ट्रांसमीटर लगे होते हैं, प्लांट लगे होते हैं, उनके थ्रू अलग अलग जगह पर क्या होती है सर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। तो एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उन ट्रांसमीटर में जाती है, ट्रांसमीटर से लोकेलिटीज में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि सर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है वो एक वन टाइम अमाउंट कलेक्ट करती है, वन टाइम अमाउंट कलेक्ट करती है कस्टमर से, और उसको क्या बोला जाता है सर, एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपए कलेक्ट करे, तो ये 10,000 रुपए दो तरीके से कलेक्ट, मतलब उसमें दो हिस्से हैं, एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। मेजर पोर्शन रहता है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस का, मान लो 8,000 रुपए, और सिक्योरिटी डिपॉजिट लेट से 2,000 रुपए, ये एग्जांपल है एक तरीके से। ठीक, तो क्या करती है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हो तो आपको एक अमाउंट जमा कराना पड़ता है, मान लो 10,000 रुपए है, तो ये 10,000 में दो कंपोनेंट है, एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं तो दिस इज अ रिफंडेबल अमाउंट, कि जब आप कनेक्शन वापसी लोगे तो ये आपको वापसी मिल जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, वापसी पैसा मिल जाएगा आपका। और एक है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस, ये जनरली क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ट्रांसमीटर से लेकर आपके घर तक जो वायरिंग करती है, आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराने की वायरिंग करती है, उसके चार्जेस वसूल करती है, उसको बोला जाता है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस, और ये आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, नॉन रिफंडेबल होते हैं। ठीक, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज योर रिफंडेबल अमाउंट, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन छोड़ोगे या आप घर शिफ्ट करोगे तो वहां पर जो आपने मीटर वगैरह लगा रखा है तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगा, लेकिन मीटर लगाना, वायरिंग लगाना, उसके उन्होंने एक चार्जेस ले लिए जिसका नाम है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस, ये नॉन रिफंडेबल रहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट जो आती है, दो एडजस्टमेंट तो यही है सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। आओ जी, तो लिखो पहली एडजस्टमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट। चलो जी, अब फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है वो वन टाइम एक अमाउंट कलेक्ट करती है, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक होता है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। जैसे आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स वगैरह ने कनेक्शन लगवाया होगा, जब भी नया घर लिया होगा या जहां पर भी आप रह रहे हो तो वो घर लिया होगा पेरेंट्स ने, तो एक कनेक्शन लगवाया होगा, पूछना उनसे, तो बिजली बोर्ड में जाकर उन्होंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया होगा, तो बिजली बोर्ड वालों ने, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलेंगे, उन्होंने एक वन टाइम अमाउंट लिया होगा। उस वन टाइम अमाउंट में दो चीजें हैं, एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, कि जब भी वो कनेक्शन आप हटवाओगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, और दूसरा है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। वो क्या होते हैं सर, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस मींस कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने आपके घर से लेकर ट्रांसमीटर तक की जो वायरिंग लगा रखी है या आपके घर में मीटर वगैरह लगा रखे हैं, उनकी कॉस्ट वो रिकवर करना चाहती है, वो रिकवर करती है बाय चार्जिंग अ फिक्स चार्ज दैट इज नोन एज सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज। ये दोनों चीजें वन टाइम होती हैं। ठीक, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्योंकि रिफंडेबल है तो उसकी अकाउंटिंग कुछ इस तरीके से है कि अच्छा, हमें बात करनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगी। जब भी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगी तो वो एंट्री क्या डालेगी, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान के चलो कि सर टोटल 1 लाख रुपए कलेक्ट किया, कि सर पर डे में 1 लाख रुपए कलेक्ट किया, जो भी एक रफली अमाउंट लेके चल रहा हूं। ठीक, सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपनी बैलेंस शीट में कहां पर दिखाएगी, वो दिखाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी में, शेड्यूल 3 अप्लाई होना है इस पे, तो नॉन करंट लाइबिलिटी का जो हेड रहता है वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को शो किया जाएगा जब तक वो रिफंड नहीं कर दी जाती। ओके, सेकंड, इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है, तो इंटरेस्ट उनके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
और वो एंट्री डालेंगे टू इंटरेस्ट एक्रूड। अच्छा सर, ये जो इंटरेस्ट पे करती है तो क्या ये हमें, मतलब जिसने कनेक्शन लिया है, क्या ये हमें मिलता है? आंसर इज नो। आपको कैश में नहीं मिलता, आपके बिल में से एडजस्ट होके आता है ये। कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिटेल में जाकर, डीपली जाकर स्टडी करोगे तो आपको वहां पर एक एंट्री मिलेगी जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। तो वो इंटरेस्ट यही है कि जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रखे है उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपके बिल में से एडजस्ट होके आता रहेगा। मान लो आपका 5,000 का बिल बनता है, ठीक, लेकिन 500 रुपए आपका इंटरेस्ट बनता है, तो 500 रुपए एडजस्ट होके जो आपका नेट पेबल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 4500 का बनेगा, ठीक। तो लेट से इस पे 10,000 का इंटरेस्ट बनता है, तो 10,000 रुपए की इन्होंने ये एंट्री डाल दी, ठीक। अब ये इंटरेस्ट एक्रूड का क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपनी सेल्स में से इसे एडजस्ट करेगी। क्या करेगी? अपनी टर्नओवर में से इसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपसे बिल चार्ज कर रही है वो उसकी क्या है? सेल है। तो सेल में से इसे एडजस्ट करके चलेगी। भाई 5,000 रुपए की सेल करी, लेकिन 500 रुपए इंटरेस्ट के एडजस्ट हो गए, उनको मिलेगा नेट में कितना? 4500 ही। तो 500 रुपए क्या करेगी? ये जो इंटरेस्ट है ये क्या करेगी? आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपनी सेल में से चार्ज कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको वो बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो करेगी। तो इस इंटरेस्ट एक्रूड को एडजस्ट करने की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट टू सेल्स टर्नओवर। अच्छा, इसका नाम ही दे दिया जाता है सेल्स टर्नओवर, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सर ये सेल टर्नओवर क्यों यूज किया है? इसका नाम है एक सेल्स टर्नओवर, 10,000 रुपए। और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए खर्चा है, तो वो क्या करेगी? इसको पीएलएल में राइट ऑफ कर देगी। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट, 10,000। आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक सी सिक्योरिटी डिपॉजिट की अकाउंटिंग है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी सर ये अकाउंटिंग ऐसी होनी है, ठीक। तो ये है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। सेकंड लिखो, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या करती है? इसकी अकाउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से करेगी। इसे वो अपनी लायबिलिटी नहीं दिखा सकती भाई, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इसे अपनी लायबिलिटी दिखाई नहीं सकती। सर ये है क्या एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने जो आपके घर पर फिक्स असेट्स लगाए हैं, ये वायरिंग वगैरह जो खींची गई है सर, इसमें कॉस्ट आई है, ये फिक्स असेट है। जो मीटर वगैरह का डब्बा लगा के गए हैं उसमें कॉस्ट आई है, वो फिक्स असेट है, उसके लिए भी तो कुछ चार्जेस लेगी वो आपसे, उसे बोलते हैं सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस। वन टाइम जो मैं बात कर रहा हूं, वन टाइम अमाउंट जो आप डिपॉजिट कराते हो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, उसमें मेजॉरिटी पोर्शन किसका रहता है? सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस का। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो बहुत नॉमिनल होती है। मान लो 10,000 रुपए का आपने वन टाइम अमाउंट दिया है, तो उसमें 80%, 8,000 का जो पोर्शन रहेगा वो तो सर एसएलडीसी का रहेगा, बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लगभग 2,000 रुपए तक का रहेगा, ठीक। तो लिखो, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, ठीक, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग वगैरह किस तरीके से करी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अलोंग विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एससीईआरसी, सीईआरसी की जो रेगुलेशंस है उन्होंने कुछ मेथड प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि आप सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस की इस तरीके से कुछ अकाउंटिंग करके चल सकते हो। जो भी मेथड पसंद आए वो मेथड को फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो सर इन पे प्रैक्टिकल आने के चांसेस नहीं है, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, ना एसडीसी पे, और अगला ग्रांट करूंगा उस पे भी नहीं है। लेकिन ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। शॉर्ट नोट में भी आपको अकाउंटिंग बतानी पड़ेगी कि सर इस तरीके से अकाउंटिंग आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अलग टॉपिक्स है, लाइक डेप्रिसिएशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली, ठीक। तो अब लिखो एसडीसी के बारे में। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? मेथड ए की बात करी जाए, पहला मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें आप एसडीसी को शो कर दो, शोन एज लाइबिलिटी, बट क्योंकि ये एक्चुअली में लाइबिलिटी नहीं है तो आपको इसे प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करना पड़ेगा इन स्टेटमेंट ऑफ पीएन, क्योंकि एक्चुअली में आपको ये लाइबिलिटी, भाई इसका नेचर कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना है, एक्चुअली में आपको कोई वापसी थोड़ी ना देना है पैसा। तो आप क्या करोगे? आप इसे एक साथ ही पीएल में ना ले जाकर इसे ओवर द टाइम पीएल में लेकर जाओगे, ठीक।
तो अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात करूंगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए नाम लिया जाता है टू कैपिटल, ये सारे मैं रेगुलेशंस के हिसाब से बात कर रहा हूं, यही वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, टू कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन अकाउंट। लेट्स से 10 लाख रुपए कलेक्ट करें इन्होंने एसडीसी के नाम के, और वो कहता है कि हम 10 साल में इसे राइट ऑफ करेंगे, 10 साल में इसे पीएल में डालेंगे, तो हर साल क्या एंट्री डालेंगे, वो एंट्री डालेंगे कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक, तो 10 लाख को 10 साल में राइट ऑफ किया तो हर साल बनेगा 1 लाख रुपए। ठीक, ये तो हो गया मेथड ए। मेथड बी, मेथड बी में क्या हो सकता है, मेथड बी में आप इस कंट्रीब्यूशन को कैपिटल रिजर्व में दिखा दो इन योर रिजर्व एंड सरप्लस, तो शोन एज कैपिटल रिजर्व अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एंट्री क्या डलेगी, जैसे ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये इसकी एंट्री बनेगी। ठीक, मेथड सी, 4 मेथड प्रिस्क्राइब्ड है। थर्ड मेथड क्या कहता है कि शो करो, शोन एज कैपिटल रिजर्व में दिखाओ एंड ट्रांसफर प्रोपोर्शनेटली इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी, पहले जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वही अमाउंट ले लो, लेट से 10 लाख, और हम बोल रहे हैं 10 साल में इसे ट्रांसफर करेंगे, 10 साल में इसे क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिजर्व टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1 लाख। ठीक है, 10 साल में राइट ऑफ करोगे तो हर साल कितना कितना अमाउंट जाएगा, 1-1 लाख रुपए जाएगा। ठीक, एंड फोर्थ मेथड इज योर मेथड डी, इसमें क्या करोगे आप, डिडक्ट करोगे, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है, दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ज्यादातर विभाग कंपनियां जो है वो इस तरीके का मेथड यूज करती हैं, डिडक्ट फ्रॉम फिक्स एसेट। और ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी लगता है, क्यों प्रैक्टिकल लगता है कि सर देखो, आपने जो फिक्स एसेट लगाया हमारे घर पे, भाई बिजली विभाग ने, डिपार्टमेंट ने, कंपनी ने जो हम मेरे घर पे अपना फिक्स एसेट लगाया, उसी के लिए तो मुझसे कंट्रीब्यूशन चार्ज किया, जो 8,000 रुपए लिए वो किस बदले में लिए, जो फिक्स एसेट लगाया उसी के बदले में तो लिए। तो एक्चुअली में क्या करना चाहिए, उनको फिक्स एसेट की कॉस्ट में से तो डिडक्ट करना चाहिए, कि मान लो उन्होंने 1 करोड़ के फिक्स एसेट लगाए, 1 करोड़ के फिक्स एसेट खरीदे, जिसमें से 10 लाख रुपए तो उन्होंने लोगों से कलेक्ट कर लिए, तो एक्चुअली में फिक्स एसेट की कॉस्ट कितनी रहेगी, 1 करोड़ थोड़ा ना रहेगी, 90 लाख मानी जाएगी ना। तो वो कहता है मेथड डी कि आप इस कंट्रीब्यूशन को फिक्स एसेट की कॉस्ट में लेस कर दो, और जो भी अमाउंट बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, वो आपका एक्चुअल रहेगा, वो आपका एक्चुअल रहेगा। ये ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड रहेगा कि डिडक्ट करो फ्रॉम फिक्स एसेट कॉस्ट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक, तो एंट्री क्या रहेगी, मान के चलो आपने सबसे पहले, कंपनी ने, डिपार्टमेंट ने क्या करा, फिक्स एसेट खरीदे 1 करोड़ रुपए के, तो फिक्स एसेट डेबिट टू बैंक 1 करोड़। उसके बाद क्या करा इन्होंने, 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर लिया सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज के नाम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 10 लाख।
ये एक तरीके से जैसे अगर आपको AS 12 याद हो, गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां भी यही होता था कि फिक्स एसेट खरीदे, उसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या करा, ग्रांट दे दी, तो उसी टाइप की अकाउंटिंग बन रही है। ठीक, तो बैंक टू फिक्स एसेट। अब एक्चुअली में आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट कितनी है सर? 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ में से 10 लाख का तो रिफंड ही आ गया, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ही मिल गया, वापसी मिल गई, रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी, तो 90 लाख की आपकी एक्चुअल कॉस्ट रहेगी। इस 90 लाख के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, मान के चलो आपको 10 साल में फिक्स एसेट को राइट ऑफ करना है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा आपका? 9 लाख रुपीस का रहेगा। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट 9 लाख। और अगर ये बात करें सर ये 9 लाख की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो 9 लाख की कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो रही है, 100 लाख मींस 1 करोड़ माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो कितना हो गया ये आपका? 9 लाख। एनुअल डेप्रिसिएशन इज 9 लाख। ठीक है जी, बोलो। तो ये अकाउंटिंग होगी आपकी किसकी? सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज की। और थर्ड देखते हैं, अगर हम थर्ड एडजस्टमेंट आपकी क्या बनेगी? ग्रांट। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम, ये नाम लर्न कर लेना, फ्रॉम एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम। शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसे? एपीटीआरपी। एपीडीआरपी ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करती है। एपीडीआरपी, एक्सेलरेटिव पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम। अगर ये ग्रांट देगी तो कंपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी वो देखते हैं। देखो, जब भी ये ग्रांट देगी, जब भी ये ग्रांट देगी तो इनिशियली आप क्या करोगे? उसे कैपिटल रिजर्व में शो करोगे, शोन एज कैपिटल रिजर्व। और उसके बाद इस ग्रांट को राइट ऑफ करोगे इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि जैसे जैसे एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में आप इस ग्रांट को भी राइट ऑफ करते चले जाओगे। सर मतलब समझाओ। मान लो, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में डब्ल्यूडीवी मेथड तो लगता नहीं है, वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगता है। तो अगर मान लो आप अपने फिक्स एसेट को 10 साल में राइट ऑफ करोगे, तो इस ग्रांट को भी अमोर्टाइज करोगे कितने साल में? 10 साल में अमोर्टाइज करोगे। ठीक, तो लिखो अमाउंट will be transferred to P&L in the proportion of what? In the proportion of depreciation। ठीक, तो देखो अगर अकाउंटिंग की बात करी जाए तो क्या अकाउंटिंग बनेगी? एंट्री क्या डलेगी? सबसे पहले ग्रांट मिली तो एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मान लो 10 लाख रुपए की ग्रांट मिली, 10 लाख, 1 करोड़ के एसेट खरीदे थे जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख रुपए की तो हम क्या करेंगे, आपको ग्रांट दे देंगे। ठीक, फिर आप क्या करोगे? इस ग्रांट को राइट ऑफ करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मान लो 1 करोड़ के एसेट को आप 10 साल में राइट ऑफ करोगे, यानी कि हर साल 10-10 लाख रुपए राइट ऑफ करोगे, तो 1:1 मतलब 10 इयर्स में राइट ऑफ होगा। तो इस ग्रांट को भी उसी रेशियो में राइट ऑफ करोगे, तो उस वो रेशियो क्या बनती है कि सर इस 10 लाख को भी 10 साल में राइट ऑफ कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो हर साल कितना कितना राइट ऑफ होगा? 1-1 लाख रुपए पीएल में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री बनेगी कैपिटल रिजर्व डेबिट टू पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1 लाख। तो क्या निकल के आया क्रक्स कि सर एपीडीपीआरपी से जो भी ग्रांट मिलेगी उसको राइट ऑफ किया जाएगा इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो ऑफ व्हाट? इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? बोलो जी, क्लियर है? चलो, तो ये थोड़ा सा थियोरिटिकल टॉपिक थे। ये पहली 3 एडजस्टमेंट थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगली 3 एडजस्टमेंट आपकी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, और थर्ड इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी, चलो तो अब लिखो डेप्रिसिएशन। अब यहां से हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी आते हैं। डेप्रिसिएशन लिखो। नेक्स्ट लिखो एडजस्टमेंट नंबर 4th,
दैट इज डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन सेटअप कर रखी है जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम CERC। इस कमीशन ने एक अपेंडिक्स इशू कर रखा है। इसने क्या इशू कर रखा है? अपेंडिक्स 3। और इस अपेंडिक्स 3 में डेप्रिसिएशन के रेट्स गिवन है कि पर्टिकुलर एसेट पे किस रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है। तो जो रेट्स है हमारे पास वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड के रेट्स है। सर क्या ये रेट्स हमें लर्न करने पड़ेंगे? यस, यू हैव टू लर्न इट। आपको ये रेट्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। देखो, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, 2 4 5 बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। हम इसको ना 7 रेट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आ गया 0% कैटेगरी, 100% कैटेगरी, 15% कैटेगरी, 5.28% कैटेगरी, 3.34% कैटेगरी, 9.50% कैटेगरी, और एक आती है आपकी 6.33% कैटेगरी। ठीक, अब देखो किस तरीके से हम इसको बाइफरकेट करके चलेंगे। एक मिनट। अरे यार, हाँ जी, चलो एक बार यहां पर लिख लो। मैं काम कर रहा हूँ, दोबारा बना देता हूँ उसे। ये थोड़ा यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, दोबारा बना देता हूँ। एक मिनट को बस।
लिखो जी, डेप्रीसिएशन शेड्यूल। डेप्रीसिएशन शेड्यूल, इसमें आपको जो रेट्स दे रखे हैं, एक है 0% कैटेगरी, एक है आपके पास 100% कैटेगरी। अब इसको याद करना मुश्किल नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी। 15% कैटेगरी, 5.28% कैटेगरी, 3.34% कैटेगरी, 9.50% कैटेगरी, और एक आती है आपकी 6.33% कैटेगरी। ठीक, अब देखो इनके अंदर क्या क्या है। अगर मैं बात करूं 0% की, तो आप बताइए 0% डेप्रिसिएशन किस पर होता है? 0% डेप्रिसिएशन किस पर होता है? सर 0% लैंड पे होता है। 0% किस पे होता है? लैंड पे होता है ऑब्वियसली। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगी आपकी लैंड, तो उसको मैं बोलूंगा यहां पर फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड समझते हो? फ्री होल्ड लैंड मतलब वो लैंड जिसकी ओनरशिप मेरे पास है। जिसकी ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है, तो वो मेरे लिए क्या है? फ्री होल्ड लैंड। एक होती है लीज होल्ड लैंड, कि लैंड तो मैं यूज कर रहा हूं लेकिन उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। लैंड मेरे कंट्रोल में है लेकिन मेरे पास उसकी ओनरशिप नहीं है। लेकिन फ्री होल्ड लैंड में आपके पास उसकी ओनरशिप भी आती है। तो अगर फ्री होल्ड लैंड है तो वो 0% कैटेगरी में आएगी। और इफ ओनली लैंड इज मेंशन्ड, अगर खाली लैंड लिखा होगा तब भी आप उसे फ्री होल्ड लैंड ही लेकर चलोगे। ठीक सर, फिर लीज होल्ड लैंड का आएगी। लीज होल्ड लैंड आएगी आपकी यहां पर इस कैटेगरी में। तो यहां पर आएगा आपका लीज होल्ड लैंड 3.34% में, लीज होल्ड लैंड। और बिल्डिंग भी कह सकते हो, बिल्डिंग भी आ जाएगी आपके यहां पर। ठीक, 100% में क्या आएगा सर? 100% डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे होता है? टेम्परेरी चीजों के ऊपर होता है। तो यहां पर आएंगे आपके टेम्परेरी स्ट्रक्चर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर। 15% में क्या आएगा? आपकी आईटी इक्विपमेंट्स आएंगे। आईटी इक्विपमेंट्स। ठीक, 5.28% है आपका ऑल अदर एसेट्स, मतलब जो इस किसी भी रेट पे फॉल नहीं कर रहे तो वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक, 9.50 में आएंगे आपके व्हीकल्स, पोर्टेबल एसी, एयर कंडीशन जो पोर्टेबल नेचर के हैं, और एपरेटस। 6.33 में आएगा आपका कोई भी अगर आपने मोटर ले रखी है ऑन हायर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है आपके, वो आ जाएंगे यहां पर। फर्नीचर आ जाएगा, और आएगा एपरेटस ऑफ मोटर, मोटर का एपरेटस। बाकी अदर एपरेटस 9.50 कैटेगरी में आएंगे। ठीक, तो देखो ये किस तरीके से बन रहा है। देखो, अगर आप इसको बाइफरकेट करो तो कैसे बन रहा है ये बन रहा है सर 0% कैटेगरी में क्या आ रहा है आपके पास? फ्री होल्ड लैंड, कि वो लैंड जिसकी ओनरशिप आपके पास है। ठीक, 100% कैटेगरी में क्या आएगा? टेम्परेरी स्ट्रक्चर भाई 100% किस पे होता है? टेम्परेरी चीजों पे ही होता है। 15% में आपके आईटी इक्विपमेंट्स आ गए। अच्छा, जीरो के बाद सबसे कम किस पे होता है? जनरली सबसे कम होता है बिल्डिंग वगैरह पे, तो बिल्डिंग हो गया या लीज होल्ड लैंड हो गया, वो इधर आ गया। 5.28% जो रेट है वो हमेशा ऑल अदर एसेट्स के ऊपर लगेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। 9.50 में आ रहा है आपका व्हीकल्स, पोर्टेबल एसी और एपरेटस। और 6.33 में क्या आ रहा है? मोटर ऑन हायर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फर्नीचर, एपरेटस ऑफ मोटर। आई बात समझ में? बोलो भाई, आई बात समझ में? चलो, तो ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। सर क्या डेप्रिसिएशन इसी तरीके से लगेगा? क्या डेप्रिसिएशन इसी तरीके से लगेगा? देखो, इस तरीके से नहीं लगेगा। ये तो डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं, आपको निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज डेप्रिसिएशन, क्योंकि कई सारे एसेट्स होते हैं, कई सारे फिक्स एसेट्स होते हैं, तो आपको एक वेटेड एवरेज रेट चाहिए डेप्रिसिएशन का। क्या चाहिए आपको? वेटेड एवरेज रेट चाहिए, क्योंकि हर एसेट में कुछ ना कुछ क्या होती रहती है? एडिशन होती रहती है। अब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसा एग्जाम में आ सकता है, वो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। देखो भाई, 3 क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड। इलस्ट्रेशन 13 आ जाओ, पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
कंसिडरिंग द रेट्स एज पर अपेंडिक्स 3। ओके, ये आपको दे रखी है लैंड अंडर फुल ओनरशिप। लैंड अंडर फुल ओनरशिप, क्या मैं इसको फ्री होल्ड लैंड दे सकता हूँ? यस सर, दिस इज योर फ्री होल्ड लैंड। इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? 0%, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज इस पे नहीं होगा। लैंड अंडर लीज, ये लीज होल्ड लैंड है, इस पे कितना परसेंट होगा? 3.34%। बताओ भाई, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स अंडर कच्चा रोड्स, रेलवे साइडिंग्स, टेम्परेरी इरेक्शन, ये सब टेम्परेरी आइटम्स है, इन पे कितना होगा? 100%। आईटी इक्विपमेंट्स 15%। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, व्हीकल्स पे क्या बताया था आपको? 9.450%। पोर्टेबल एसी 9.50%। एपरेटर्स अदर देन मोटर्स लेट ऑन हायर, कौन से ऑपरेटर्स? जो अदर देन मोटर्स वाले थे, इस पे भी 9.50%। मोटर्स लेट ऑन हायर 6.33%। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 6.33%। फर्नीचर वगैरह 6.33%। प्लांट एंड मशीनरी इन जनरेटिंग स्टेशंस, प्लांट एंड मशीनरी इन जनरेटिंग स्टेशंस, ये भी किसमें आएगा? अदर आइटम्स में। कूलिंग टावर हो गया, हाइड्रोलिक, ये सब चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी? ये सब आइटम्स आपकी आ रही हैं अदर में। तो अदर पे रेट कितना है? 5.28%। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। अब आपको करना क्या है? आपको निकालना है वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो कैसे निकालोगे, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इनसे सॉल्यूशन देख लो, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है इसके। देखो एसेट हो गया आपके पास, अलग अलग एसेट्स होगी, आपने सबके रेट लिखे, ठीक, यहाँ पर कॉस्ट आ गई और यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक। तो ऐसे करके आप क्या निकालोगे? आपकी आ जाएगी ये टोटल कैपिटल कॉस्ट और टोटल डेप्रिसिएशन। अब आपको चाहिए वेटेड एवरेज डेप्रिसिएशन। अब आपको चाहिए वेटेड एवरेज डेप्रिसिएशन, तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? सर अगर मैं इस डेप्रिसिएशन को इस कैपिटल कॉस्ट से डिवाइड कर दूं तो एक मेरा वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस कैपिटल कॉस्ट में आपको कौन सी कैपिटल कॉस्ट हटानी पड़ेगी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है ही नहीं। देखो अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज की, तो यहां पर 59,000 में, 59 लाख में फ्री होल्ड लैंड नहीं है, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर तो नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको यहां पर कैपिटल कॉस्ट में भी फ्री होल्ड लैंड हटाना पड़ेगा। फ्री होल्ड लैंड हटाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 9 करोड़ में से फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड कितनी थी? फ्री होल्ड लैंड की कॉस्ट थी 14,30,000, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा आपका? टोटल कैपिटल कॉस्ट अदर देन फ्री होल्ड लैंड, दैट इज दिस अमाउंट, ठीक। अब आप रेट निकाल दोगे एवरेज कि 59,89,000 डिवाइडेड बाय 8 करोड़, ये आ गया आपका 6.4731%, ठीक। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आया कुछ समझ में क्वेश्चन? सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? वो रेट वेट का पूछता नहीं है ज्यादातर आपसे, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इलस्ट्रेशन 14 पूछ सकता है आपसे। पढ़ो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर 2009 रेगुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट। डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब कब बिजनेस स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर 2010 को आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ वो 1 सितंबर 2010 को स्टार्ट हुआ। The details of actual expenditure incurred up to the date of commercial operation, that is 1st September 2010, and the projected expenditure to be incurred from the date of commercial operation up to 31st March 14 for the asset under transmission system. The details of apportioned approved cost as on the date of commercial operation and projected expenditure to be incurred is mentioned as follows. ये आपको दे रखा है, this is your approved apportioned cost, apportion approved cost, कि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ने जो इलेक्ट्रिसिटी की अप्रूव्ड कॉस्ट इनकर करी है, जो कॉस्ट अप्रूव करी है, वो कितनी है? वो सिर्फ इतनी है, 4,20,000। मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,20,000 से ऊपर नहीं, अलाउड नहीं है उनका एक्सपेंडिचर। बस बेसिकली खर्चा तो जितना मर्जी करते रहो, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ कितना किया है? सिर्फ 4,20,000, 4,20,000। अच्छा सर ये रुपीज इन लैक्स में है, ठीक, तो 4,20,000 लाख है ये फिगर, ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक। तो सिर्फ इतना ही अप्रूव किया है उन्होंने। एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर करी है ऑन द डेट ऑफ ऑपरेशन? 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 11, कि सर 1 सितंबर 10 से लेकर 31 मार्च 2011 तक का 7 महीने का जो खर्चा है वो कितना प्रपोज्ड है? 1 लाख का। अगले साल 11-12 का जो खर्चा है वो कितना एक्सपेक्टेड है?
20,000 का, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगेगा 5,20,000। ऑब्वियसली सर 4 लाख लग चुका, 1 लाख ये 20,000 यानी कि 5,20,000। लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूव कितना किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 4,20,000। तो हमारे लिए काम की क्या चीज है, हमारे लिए काम की चीज है सिर्फ 4,20,000। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आगे देखो, वो कह रहा है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स इज 5.3, 5.2, 5.2, 5.2। ये अलग अलग सालों का आपको दे रखा है। दिस इज फॉर 10, 11, दिस इज फॉर 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14 का रेट दे रखा है। एवरेज रेट जो मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया वो उन्होंने पहले यहां पर कैलकुलेट करके दे रखा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। वो कहता है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 lakh हैज बीन कंसीडर्ड आउट ऑफ 1 lakh फॉर द ईयर 10-11 and no further additional capital expenditure have been considered as capital cost and has been restricted to a portion approved cost in the absence of revised capital expenditure। क्या कह रहा है वो जो मैंने ऊपर लाइन बोली है वही कह रहा है। वो कह रहा है कि 4 लाख में आप सिर्फ इस ये जो 1 लाख का आप खर्चा बता रहे हो इसमें से सिर्फ आप 20,000 का ही खर्चा क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अप्रूव ही कितना है टोटल 4,20,000 का। तो आप जितना मर्जी खर्चा करते रहो, आपके लिए अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर एडिशनल कितना है, सिर्फ 20,000 रुपए का। उसके ऊपर आप जो भी खर्चा करोगे वो अप्रूव्ड लिमिट में नहीं आता, वो अप्रूव्ड लिमिट में नहीं आता है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चलना है। आओ जी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सारी कैलकुलेशन एक एवरेज बेसिस पे होती है, सारी कैलकुलेशन एक एवरेज बेसिस पे होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो 2010, 11, 2011, 12, 12, 13 और 13, 14। अगर मैं बात करूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कितना है, यहां पर तो 4 लाख। एडिशनल एक्सपेंडिचर प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना किया, एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना किया, 1 लाख। क्या अलाउड 1 लाख है, क्या अलाउड 1 लाख है, आंसर इज नो सर, अलाउड तो सिर्फ 20,000 है। तो व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बोल लो या क्लोजिंग ब्लॉक भी बोल सकते हो आप, 4,20,000। अब इधर कितना हो जाएगा, 4,20,000, एडिशनल कुछ कर ही नहीं सकते, 4,20,000 अलाउड नहीं है। खर्चा जितना मर्जी करते रहो लेकिन डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। 4,20 अलाउड कुछ नहीं है, तो क्लोजिंग इज 4,20,000। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूं एवरेज ब्लॉक की, एवरेज बैलेंस की, तो एवरेज बैलेंस बता सकते हो कैसे निकालते हो, एवरेज करो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इस 8,20,000 का 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 4,10,000, यहाँ आएगा 4,20, यहाँ 4,20, यहाँ भी 4,20। और क्या क्या दे रखा था आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5.3%, कितना है क्वेश्चन में चेक कर लो पर, 5.3, 5.2, 5.2, 5.2, ओके 5.2%, 5.2% एंड ये भी 5.2%। ठीक, डेप्रिसिएशन अमाउंट, ध्यान रखना ये एनुअलाइज रेट है, ये पूरे साल का रेट है। तो अगर मैं बोलूं 4,10,000 का 5.3%, 21,730, क्या ये सही है, सोचो प्लीज, प्लीज सोच लो। 10-11 में 4,10,000 इंटू 5.3%, क्या ये ठीक है, बिल्कुल आंसर इज नो।
क्यों? क्योंकि सर 10-11 में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो तो 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, तो 7 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो इनटू 7/12, तो ये आ जाएगा 12,676। ये कितने का है? फॉर 7 मंथ्स। बाकी सब साल में आप पूरे पूरे साल का लगा दो, 420 का 5.2%, 21840, यहाँ पे 21840, यहाँ भी 21840। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो भाई साहब, क्लियर? आगे देखो, ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 15 14 15 पे आ जाओ। 15th, calculate the depreciation up to 13-14 as per 2009 regulation from the following information of XYZ generation project. Date of commercial operation and work completed date is 11 January 1996. Beginning of the current year 1st April 2011 और यूजफुल लाइफ इज 35 ईयर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितने साल बचे हैं। अगर 1 अप्रैल 11 के बाद बात करूं तो कितने साल बचे हैं, तो चेक करो। कितने हो जाएंगे? 6 माइनस 4 तो वे हो गए 15, 20 साल बचे हैं। कैसे पता लगा सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर? 1996 से 2011 तक का पीरियड लगा लो, ये निकलते हैं 15 साल। 15 ईयर्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स है। ओके, वो कह रहा है कैपिटल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 11-12 इज 222, एडिशनल कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग 12-13 एंड 13-14 इज दिस एंड दिस। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड दे रखा है आपको, वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड, क्या इसको यूज करोगे? सर इसको यूज नहीं करना मुझे। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 2009-10, कि सर 9-10 तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया? इतना लग गया, और 10-11 में कितना लग गया? इतना लग गया। ओके, आपको 11-12 से निकालना है, 11-12, 12-13 और 13-14 का निकालना है। कैपिटल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, अभी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल ईयर 11-12, 12-13, 13-14। बताओ भाई, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट ये दे रखी है आपको कितनी? 222। सारा काम रुपीज इन करोड़ में। एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट 11-12 में तो कुछ नहीं है। एडिशनल कॉस्ट 11-12 में तो कुछ नहीं है। 12-13 में दे रखी है 10.56 और 13-14 में 29.44। ठीक, तो ये आ जाएगी आपकी क्या? क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट, क्लोजिंग कैपिटल कॉस्ट ये आ गया 222.00, इसमें 232.56 और 232.56 प्लस 29.44, 262.00। ठीक, अब क्या करना है आपको? एवरेज निकाल लो, एवरेज कैपिटल कॉस्ट, यहाँ तो 222, यहाँ कितना हो जाएगा?
222 प्लस 232.56 डिवाइडेड बाय 2, 227.58, और यहाँ हो जाएगा 232.56 प्लस 262 डिवाइडेड बाय 2, 247.28। इसमें से लेस कर दोगे क्या वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड। सर फ्री होल्ड लैंड क्यों लेस कर रहा हूं, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो उस पे उसको आप कैपिटल कॉस्ट से ऑब्वियसली हटाओगी। तो कितनी है वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड इज 12, 12, 12। बैलेंस 210, 215.58, 215.58, 235.28। ठीक है जी, दिस इज योर बैलेंस। अब ध्यान रखना, जब भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो, जब भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा, उस केस में आप डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या लेकर चलोगे, 90% ऑफ द टोटल वैल्यू। अगर मैं बात करूं यहां पर डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये कैसे निकलेगा, 90% कि हर वैल्यू का 90%। ठीक सर, ये कहां लिखा हुआ है, ये रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं होगा तो यू ऑलवेज टेक, यू हैव टू टेक 90% ऑफ द टोटल वैल्यू एज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो 210 का 90% 189 आ गया। वन 194.022, 211.75। ठीक, इसको नोट भी कर लो, इसको एज अ इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लो आप। इंपॉर्टेंट नोट, whenever rate of depreciation is not given, we will take depreciable अमाउंट क्या होता है, जिस वैल्यू पे डेप्शन लगना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट एज 90% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक, 90% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर, आगे देखो। अब देखो इस वैल्यू पे डेप्शन लगना है, अब आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है, ऊपर दे रखा है वो आपको, वो कह रहा है 9-10 में आपने इतना करा और 10-11 में, 9-10 तक इतना कर लिया और 10-11 का इतना है। तो अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू प्रीवियस ईयर, बता सकते हो सर। अगर यहां पर बात करेंगे, यहां पर तो वो कह रहा था कि 48.6, 48.6 प्लस 5.4, यानी कि 54 का डेप्रिसिएशन यहां पर लग चुका। ठीक, तो ये क्या निकल के आएगा आपका, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट मतलब जितने अमाउंट पर डेप्रिसिएशन अभी नहीं लगा, तो 189 माइनस 54, 135 बचता है। रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ 20 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन निकाल लो कि सर 135 डिवाइडेड बाय 20, 6.75 आया समझ में। भाई सिंपल सी बात है, मैंने बोला 189 के ऊपर डेप्शन लगाना है, 189 इज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट, इतने अमाउंट पे डेप्शन लगेगा। अभी तक आप 54 का डेप्शन चार्ज कर चुके हो, बचा कितना, 135 और अगली रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, आगे की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 20 साल।
तो 135 डिवाइडेड बाय 20 तो 6.75 का डेप्शन आपका आ जाता है। ठीक, ओके। अगर मैं नेक्स्ट ईयर में बात करूं, 12-13 में बात करूं और मैं बोलूं आपसे कि डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लग चुका, तो आएगा आपका 54 प्लस 6.75। दिस इज इंपॉर्टेंट, 54 प्लस 6.75। सर पिछले साल वाला भी तो लोगे ना आप, तो आप बोलोगे आप 60.75 लग चुका सर। ठीक, तो 194.022 माइनस 60.75, तो आपकी वैल्यू बचती है 133.272। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 नहीं, एक साल अब खत्म हो गया, 19 ईयर्स। तो योर अमाउंट विल बी, इसको राउंड ऑफ कर रखा है क्या? तो पूरा ही राउंड ऑफ कर रहा है क्या? तो हमारे लिए बनेगी 3 तक ले रहे थे ना, 7.014। ठीक, अगले साल बताओगे कितना? सर 60.75 प्लस 7.014, 67.764। अनअमोर्टाइज अमाउंट 211.752 माइनस 67.764, 143.988। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 18 ईयर्स। तो ये आएगा आपका 7.999। ठीक, 8 ले लो या 7.999 ले लो। आया समझ में? बोलो भाई, आया समझ में? तो जब रेट गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? 90% डेप्शन अमाउंट लेके चलोगे। बाकी तो आप कर सकते हो कि सर कितना लग चुका है, कितना यूजफुल लाइफ बची है, तो आगे कितना लगेगा। ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन है डेप्रिसिएशन की। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक बनता है, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। दो टॉपिक बचे मेरे, एक एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो एडजस्टमेंट नंबर 7 बनेगी ना, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। देखो ये जो जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जितने भी आप टॉपिक कर रहे हो, इन पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, इन पे थ्योरी भी आ सकता है। तो थ्योरी भी आपका आंसर तब अच्छा लगेगा जब आप एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करके आओगे। ठीक है, तो थ्योरी का भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। ये कहता है whenever company takes loan to finance its fixed assets, then depreciation will be equal to principal repayment of such loan। ध्यान रखना क्या लिखा है यहां पर, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ सच लोन। क्या लिखा है? प्रिंसिपल रीपेमेंट, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? मान लो अगर कंपनी ने एसेट्स खरीदने के लिए लोन ले रखा है, कंपनी ने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए लोन ले रखा है, तो उस लोन की जितनी जितनी आप प्रिंसिपल पे करते रहोगे, उस लोन का जितना जितना आप प्रिंसिपल रीपे करते रहोगे, उतना उतना एसेट के ऊपर क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन रहेगा। ठीक, सर ये क्या चीज है, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। मैं इससे एक क्रक्स निकाल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस, एवरी ईयर हर साल की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस एक्चुअल डेप्रिसिएशन। और वैसे तो ये यही तरीका आपको लगाना है,
लेकिन और मैं आपको दूसरा वेरीफाई करके दिखाना है, क्यूमुलेटिव। हर साल आप चेक करोगे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस accumulated depreciation, whichever is less, whichever is less। ठीक है, तो ये आपका एडवांस अगेन डेप्रिसिएशन निकलेगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस एक्चुअल डेप्रिसिएशन, या फिर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, whichever is less। ठीक सर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? देखो, कुछ मत नोट करना, क्वेश्चन कराऊंगा उससे समझ में आएगा, अभी एग्जांपल देने के लिए समझाता हूं। आई सेड कि मान लो आपने एक एसेट खरीदा, लेट से 100 करोड़ का, उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया 80 करोड़ का। ठीक है, ये जो लोन है इसको आप रीपे करोगे इन लेट से 10 इयर्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6 एस ऑन चलता रहेगा 10 तक। ठीक, तो हर साल आपकी रीपेमेंट, अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट बताओगे प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना होगा? 80 करोड़ का लोन 10 साल में चुकाना है, तो हर साल कितना कितना चुकाओगे? 8 करोड़ एस ऑन। ठीक, एक्चुअल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल डेप्रिसिएशन लेट से मान के चलता हूं 5 करोड़ है, 5 करोड़, 5 करोड़। वो कैसे निकला सर? वो वेटेड एवरेज तरीके से, जो अपने लास्ट अभी पीछे देखा था, वेटेड एवरेज तरीका, 5 करोड़ 5 करोड़ एस ऑन। तो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना हुआ? एडवांस्ड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। अभी मैं दूसरा वाला तरीका नहीं लगा रहा, इसी तरीके से बोलूं तो प्रिंसिपल माइनस एक्चुअल यानी कि 3 करोड़। तो वो कहता है कि इस केस में टोटल डेप्रिसिएशन आपका रहेगा एक्चुअल डेप्रिसिएशन प्लस एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। वो क्या आएगा? वो निकल के फिर दोबारा वही आ जाएगा ना, प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो वो यही कह रहा था कि जब भी लोन ले रखा है तो डेप्रिसिएशन जो होगा विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक, क्लियर है? और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 16। पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate depreciation and advance against depreciation as per regulation 21 of CERC regulations 2004। date of commercial operation 1st April 2010। approved opening capital cost 150। weighted average rate of depreciation is 3.5%। details of allowed additional expenditure कि भाई इतना इतना expenditure allowed है। repayment of loan, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज एज फॉलोज। ठीक, वो कह रहा है कि भाई एक लोन चल रहा था, ये तो एक्सपेंडिचर अलाउड है, ये आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मुझे तो कुछ नहीं करना, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल काटा है, छोड़ो इसे। ठीक, अब आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। बताओ कैसे निकलेगा? तरीका बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट 150 प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउड वाला। अब देखो, अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड भी दे रखा हो और अलाउड भी दे रखा हो, तो मेरे लिए इनकर्ड काम का नहीं है, क्योंकि मुझे अलाउड से काम करना है। तो एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना? 10,322, 10,000, 3,000, 2,000 एंड
2000. This is your closing capital cost 160, 163, 165, 167. ठीक. एवरेज कैपिटल कॉस्ट 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, 155. 160 plus 163 divided by 2, 161500 plus 165 divided by 2, 164. 166. ठीक है जी. आगे देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 3.5%, हर साल 3.5%. देख लो कहीं मंथ का चक्कर तो नहीं है? नहीं सर, 1 अप्रैल बिगिनिंग डेट हमारी. क्या देखा मैंने? मंथ्स का चक्कर तो नहीं है. अगर मान लो 1 अप्रैल की जगह ये 1 जुलाई होता, 1 सितंबर होता, तो पहले साल में उस प्रोपोर्शनेट पीरियड का ही लगाते डेप्रिसिएशन आप. तो ये निकल जाएगा आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन कि सर एक्चुअल डेप्रिसिएशन इतना है. 155 का 3.5%, 5425. 5652.50 का 3.5740, 5810. दिस इज योर एक्चुअल डेप्रिसिएशन, लेट्स से ए. अब यहां से मेरा निकलेगा एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि लोन का चक्कर है तो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, विच इज बी. तो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी ए प्लस बी. ठीक. लेकिन एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन के लिए आपको अलग से कैलकुलेशन चाहिए. कैलकुलेशन ऑफ एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. देखो, प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना कितना है? 8, 10, 10, 11, 8000, 10,000, 10,000 और 11,000. एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऊपर से देख लो, 5425, 5652.50, 5652.50, 5740, 5810, 5740, 5810. ठीक. तो ये क्या निकलेगा आपका? दिस इज योर एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन. दिस इज 1, दिस इज 1. 1 और 2 निकालूंगा तब चेक करेंगे. माइनस कर दो. 8000 माइनस 5425, 2575 माइनस 5652.50, 4347.50, 4260,
5190। ठीक, अब क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, भाई पहले केस में तो 8000, क्यूमुलेटिव मतलब टोटल सेकंड ईयर तक कितना हो गया 18 हो गया, थर्ड ईयर तक कितना हो गया 28 हो गया, फोर्थ ईयर तक कितना हो गया 28 प्लस 11 39। ठीक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल में तो सेम ही 5425, सेकंड ईयर में 5425 प्लस 5652, 5652.50, 11077.50, थर्ड ईयर में तीनों को ऐड करो 0.50 प्लस 5740, 16817.50, और फोर्थ ईयर में प्लस 5810, 22627.50। ठीक, तो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन 2, दिस माइनस दिस 2575, अब माइनस करो 18000 माइनस 11000, 18000 माइनस 11077.5, 6922.5, 28000 माइनस 11182.5, 16372.5। ठीक, लोअर ऑफ 1 एंड 2, देखो भाई यहां तो 2575 ही, यहां देखो 4347 और इसमें से लोअर 4347.50, इन दोनों में से लोअर 4260, इन दोनों में से लोअर 5190, इसको ऊपर डाल दो वैल्यू को, ये आ गया 2575, सेकंड में कितना था 4347, थर्ड में 4260, 5190, ऐड कर दो 5425 प्लस 2575, 8000 प्लस 10,000 10,000 11,000। चेक करो, चेक करो सर, क्या चेक करोगे कि ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, ये जो टोटल आपके डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, दिस मस्ट बी व्हाट, दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रिंसिपल, दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रिंसिपल। देखो 8000 और यहां प्रिंसिपल देख लो कितना है 8000, 10,000, 10,000, 11,000, मैच हो गया मैच। तो यही था एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, क्या था उस केस में, जो आपका डेप्रिसिएशन होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक, तो सर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं 5-5, 6-6 नंबर के, और बेहद आसान क्वेश्चंस है। अब हम आते हैं इसके आखिरी टॉपिक पे, दैट इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक नंबर 6, द लास्ट टॉपिक, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, वो कहता है सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जो टोटल कैपिटल कॉस्ट होती है, जो टोटल कैपिटल कॉस्ट होती है उसके दो हिस्से कर दो, कुछ होगा लोन और कुछ होगा इक्विटी। वो कह रहा है लोन कितना हो सकता है, लोन 70% कम से कम होगा, और इक्विटी कितनी हो सकती है 30% मैक्सिमम।
मतलब रेट उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि सर जो इक्विटी का पोर्शन होगा वो 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मींस लोन जो होगा वो 70% से कम नहीं हो सकता। ये क्या है, एक तरीके से डेट इक्विटी रेशो। तो अगर मैं बात करूं आपसे डेट इक्विटी रेशो, तो क्या निकल के आ रही है इनकी डेट इक्विटी रेशो 70:30। 70:30 कि 70% डेट है और 30% इक्विटी है, फिक्स्ड है ये। 30% से ज्यादा इक्विटी नहीं हो सकती, कम हो सकती है उससे ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो सर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आएगी? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू जो भी इक्विटी पोर्शन है उसका 14%, दिस रेट इज ऑल्सो फिक्स्ड, कि उसका 14% इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दिस यू हैव टू लर्न, दिस रेट हैव टू लर्न। लेकिन इस ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। From the following information, calculate return on equity as per Regulation 21 of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) Regulation 2004. Date of beginning is 1st April 2010. Approved opening capital cost is 15 lakh. Details of allowed capital expenditure, repayment of loan and weighted average rate of interest is as follows. Additional capital expenditure allowed is this and this. ठीक, आओ करें, करो 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 करो। Question number 17. Calculation of return on equity. First year, second year, third year and fourth year. बताओ भाई, ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट 15 लाख प्लस एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउड वाला 1 लाख 30 20 एंड 10, 1 लाख 30,000 20,000 and 10,000. This is your closing capital cost 16 lakh, 16 lakh 30,000, 16 lakh 50,000, 16 lakh 60,000. Average capital cost बताओ भाई, एवरेज कैपिटल कॉस्ट 15 लाख प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, 15 लाख 50,000, 16 lakh 15,000, 16 lakh 40,000, 16 lakh 55,000। ठीक है जी, दिस योर एवरेज कैपिटल कॉस्ट। एवरेज इक्विटी कितनी, 30%, मैक्सिमम 30%। तो 15,50,000 का 30%, 465, इतनी इक्विटी पोर्शन है। 484 500, 492, 496 500। ठीक, ये एवरेज इक्विटी निकल के आ गई। रिटर्न ऑन इक्विटी
एट द रेट ऑफ 14%। इसका निकाल लो, 465 का 14%, 65,100, चेक कर लेंगे आंसर, ठीक है। 484,500 का 14%, 67,830, 68,880, 69,510। क्लियर है जी? बोलो जी, क्लियर? दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम का, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो भाई, तो इसी के साथ हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक ये इलस्ट्रेशन 18 है, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। इसमें आपको पूरा ट्रायल दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। शेड्यूल 3 ही लगता है इनके ऊपर भी, तो शेड्यूल 3 वाले ही आपके बनकर चलेंगे। ठीक है जी, चलो। तो इसी के साथ मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर होता है समाप्त। ठीक, छोटा सा चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। इन तीन में से एक क्वेश्चन आना होता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चांसेस ज्यादातर बैंकिंग के ही रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग में चीजें ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस वो कम पूछते हैं। अगर पूछ भी लेंगे तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए दोनों चैप्टर में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है जी, चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।